गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की आज 16th क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। पिछली क्लासेस में हमने गुडविल के बारे में डिस्कस किया है। उसके अलावा हमने बेस पढ़े थे कि गुडविल की कैलकुलेशन किन बेस पर की जा सकती है। तो दो बेस मैंने आपको पढ़ाए थे। फर्स्ट था हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, और सेकंड बेस हमारा था सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ। इन दोनों की कैलकुलेशंस को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया था। वापस एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एफएमपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस कुछ ईयर्स का प्रॉफिट लेना होता है, फिर उसमें अकाउंटिंग एरर्स वगैरह का एडजस्टमेंट करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाता था। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट्स आते थे बिजनेस के। उस बिजनेस प्रॉफिट का हम एवरेज लेते थे, चाहे तो सिंपल चाहे तो वेटेड, वो हमने देखा है कि किस हिसाब से हमें एवरेज लेना है। उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम करते थे, जैसे कि फ्यूचर की इनकम में कोई इंक्रीज डिक्रीज होने वाला हो, एक्सपेंसेस में कोई इंक्रीज डिक्रीज, एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेविंग इन डेप्रिसिएशन, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर और प्रोप्राइटर, इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके टैक्स लेस करके हमारे पास एफएमपी आ जाता, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकंड जो बेस हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला था एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स अगर नॉर्मल प्रॉफिट से आपका एफएमपी ज़्यादा है तो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट एफएमपी तो हमें बताइए कैसे होता है। सुपर प्रॉफिट के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए उसके लिए दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरी चीज़ हमारी होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हमने सीखा है। ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे एसेट्स को लेना है जिनकी वैल्यू हो, जो वर्थ वाली हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना, उन एसेट्स को भी नहीं लेते, क्योंकि उनसे रिलेटेड इनकम को भी आप एफएमपी में नहीं ले रहे हो, तो उन एसेट्स को भी आप नहीं लेंगे। तो ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ देंगे। उसके अलावा सारी एसेट्स लिया, उसमें से माइनस कर देते थे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आउटसाइडर होनी चाहिए लाइबिलिटी। माइनस के हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती थी। उस कैपिटल एम्प्लॉयड को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। किस केस में क्लोजिंग होती है, किस केस में ओपनिंग होती है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ सीखा हमने। तो एक एनआरआर हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। देन एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाता था। तो ये चीज़ें हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी तक हमने बेस पढ़े थे कि गुडविल किन बेस पे वैल्यूएशन उसका हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है। तो हमारे पास मेन 3 मेथड रहेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। मेन जो हमारे पास मेथड्स हैं वो 3 है। उन 3 मेथड्स के आधार पर हम वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ एफएमपी और सुपर प्रॉफिट, यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या फिर अधिलाभों के वर्षों की क्रय विधि। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ पर क्या होता है कि हम एफएमपी निकालते हैं या फिर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कितने वर्षों तक, फ्यूचर में आने वाले कितने वर्षों तक लगभग ये प्रॉफिट जो है हमारी कंपनी, हमारी संस्था मेंटेन करके रख सकती है। मान लो हमने अनुमान लगाया कि आने वाले 5 साल तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 साल तक तो हम इन प्रॉफिट्स को मेंटेन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो एफएमपी थे ना उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास गुडविल आएगी। देन फर्स्ट हमारा मैथड है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैथड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैथड, इसमें 2 चीज़ें हैं, एफएमपी का भी परचेज मेथड होता है और सुपर प्रॉफिट का भी परचेज मेथड होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला। तो मैम ये नंबर ऑफ ईयर्स हम कहाँ से लाएंगे, तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोल देंगे कि एफएमपी के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल निकाले, या फिर सुपर प्रॉफिट के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल निकाले। तो जितने वर्षों का क्रय है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो एफएमपी और सुपर प्रॉफिट को, गुडविल आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, अगर एफएमपी सही निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट सही निकाल दिया, तब तो गुडविल अमाउंट आने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड हो, गुडविल जिस पर भी निकालनी है, एफएमपी का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड देना, एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट का है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल सा मेथड है हमारा फर्स्ट। सेकेंड मेथड आता है
कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सीधा सीधा सा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देख लिया कि कितने ईयर्स तक प्रॉफिट रह सकता है मेंटेन, उसके हिसाब से कर दिया। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है कि प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया जाता है। हम देखेंगे कि इन प्रॉफिट्स के लिए हमारे पास कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, मतलब कि अगर आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इस प्रॉफिट के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। समझना है इस चीज़ को। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो हैं, दोनों हैं, एफएमपी का कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन हो सकता है। देखिए एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, इनको हम एवरेज प्रॉफिट कहें तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने यही किया था। तो एफएमपी क्या है कि हर साल आपको इतना इतना प्रॉफिट होगा। तो अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपकी एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो है 15%, मतलब कि ऐसे सेम व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति सामान्यतः 15% का प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेता है। तो फिर आपके एफएमपी अगर आ रहे हैं मान लीजिए 1,50,000, दैट मीन्स अगर आप 1,50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको 15% का रिटर्न भी मिलता है, तो इसके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, तो हमारी कैपिटल होनी चाहिए थी 10 लाख रुपए। सिंपल सी चीज़ है ना, समझ में आ रहा है। अगर हमारी कैपिटल 10 लाख है तब तो उसका 15% क्या हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला कि कैपिटल शुड बी एम्प्लॉयड, इतनी कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए, आपके बिजनेस की वैल्यू इतनी है। एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी टोटल कैपिटल पर 15% का प्रॉफिट अर्न करते हो तब आपको कितना मिल रहा है, 1,50,000। मतलब आप अगर 1,50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 15% की एनआरआर है, तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 10 लाख की, तब तो सही है, नो प्रॉब्लम। माइनस हम यहाँ पर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय। ये तो हमने निकाला हमारे एफएमपी के बेस पे कि आपकी इतनी कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली जाती है, बैलेंस शीट से निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। वो मान लो हमारी आई है 9 लाख रुपए। तो देखिए कि आपके वैल्यू ऑफ बिजनेस तो 10 लाख है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जब हमने किया तो प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड होके बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, बट आपके पास तो 9 लाख रुपए की कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए आपके पास गुडविल के हैं। मतलब कि 10 लाख की कैपिटल अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो 15% के हिसाब से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप तो 9 लाख की कैपिटल में ही 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो। दैट मीन्स वो जो डिफरेंस का वैल्यू है ना 1 लाख रुपए, वो ही आपकी गुडविल है। तो सिंपल सा कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले तो हम कैपिटलाइजेशन करेंगे प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू 100। एफएमपी मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एनआरआर मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ये हमारी वैल्यू आएगी, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो बचेगी वो वैल्यू हमारी गुडविल। समझ में आ रही चीज़। अगर यहाँ ये चीज़ नेगेटिव आ जाती है देन नो गुडविल, देयर इज नो गुडविल। सिंपल सी चीज़ है। मान लो यहाँ पे आ रहा है 10 लाख और इधर आपने तो 11 लाख पहले एम्प्लॉय कर रखा है, मतलब 10 लाख में ही आप 15% के हिसाब से 1,50 का प्रॉफिट कमा सकते हो, और आप तो 11 लाख इन्वेस्ट करके 1,50,000 कमा रहे हो। मतलब कहीं कोई सेंस वाली बात तो है नहीं, मतलब आपकी कोई गुडविल नहीं है। तो समझना इस चीज़ को, जब प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन होगा उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस की जाएगी, तो अगर आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो इस वाली कैपिटल से कम आती है तभी कोई गुडविल है, अदरवाइज देयर इज नो गुडविल। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो हम लिख देंगे देयर इज नो गुडविल, कोई भी ख्याति की राशि यहाँ पर नहीं होगी। समझ में आई चीज, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये हमने पढ़ा। सेकंड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वहाँ गुडविल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यही आपकी गुडविल है। तो मैम यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों माइनस नहीं किया, तो देखो समझो कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है, कैपिटल पर। तो यहाँ तो हमने एफएमपी को बेस बनाया था इसलिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ा, लेकिन सुपर प्रॉफिट में तो एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर होता है वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। दैट्स वाई उसे दोबारा से माइनस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो समझ में आई चीज। कैपिटलाइजेशन मैथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम
दो मेथड है हमारे पास, अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो या फिर आपको जब एफएमपी का कैपिटलाइजेशन करना हो। तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करने हो तो सिंपल सा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इन 200। लेकिन अगर आपको एफएमपी का कैपिटलाइजेशन करना है तो ऐसे केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो भी हम कहें कि आपके बिजनेस में इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन उसमें से फिर माइनस करेंगे एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंस। अगर पॉजिटिव आ रहा है देन गुडविल, नेगेटिव आ रहा है देन नो गुडविल। समझ में आ गई चीज? तो ये हमारा सेकेंड मेथड था गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे, तीनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि फॉर्मूला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेस जो हम निकालते हैं ना वो अगर सही से निकालना आ गया तो फिर किसी भी मेथड से गुडविल निकालना हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हमारा थर्ड मेथड आता है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे का बिजनेस परचेज कर रहा है तो ऐसे में गुडविल का वैल्यूएशन होगा। मान लीजिए उन्होंने सुपर प्रॉफिट के आधार पर वैल्यूएशन किया और वैल्यूएशन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 40,000 रुपये। कितनी आ रही है गुडविल? 40,000 रुपये। तो अब क्या होगा, तो बिजनेस परचेज करने वाला पर्सन जो वेंडर है, जो विक्रेता है बिजनेस का, उसको क्या करेगा, 40,000 रुपये का पेमेंट कर देगा गुडविल के लिए, और गुडविल का प्रॉफिट आने वाले कुछ वर्षों तक उसको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट का फैक्टर तो कहीं आया ही नहीं। मुझे प्रॉफिट तो आने वाले 5 साल में मिलेगा ना, और उसके लिए पेमेंट में एक साथ 40,000 का दे रही हूँ, तो मुझे तो लॉस हो गया। जो परचेज करने वाला पर्सन है उसको तो लॉस हो गया ना, क्योंकि 40,000 रुपये अभी दिए हैं तो अभी के अभी तो कोई प्रॉफिट आपको मिलने वाला है नहीं, वो प्रॉफिट आने वाले वर्षों के अंदर मिलेगा। तो ऐसे केस में जो बिजनेस को परचेज करने वाला है, जो क्रेता है, उसको क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। तो इसके लिए मेथड लाया गया एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। इसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। क्या किया जाता है कि उस 40,000 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाता है कि 5 साल तक आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, तो 5 ईयर्स के लिए इसकी क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि इसकी आज में वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखिए कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है 40,000 रुपये का, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मुझे 5 साल बाद 40,000 रुपये मिलने वाले हैं या 5 साल बाद मुझे 40,000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो आज की डेट में क्या मैं उस पर्सन को 40,000 का पेमेंट करूंगी? मुझे कोई कहेगा कि आप मुझे पैसे दीजिए 40,000 रुपये, मैं आपको 5 साल बाद 40,000 रुपये दूंगी, तो ऐसा कोई काम कोई करेगा क्या? नो। आज मैं 35,000 दूँ और 5 साल बाद अगर तुम मुझे 40,000 दो तब तो मेरा कुछ प्रॉफिट है। तो यही यहाँ पर आता है कि जब मुझे गुडविल का प्रॉफिट आने वाले वर्षों में मिलेगा तो मैं सारा का सारा पेमेंट आज ही क्यों करूँ, और जितना प्रॉफिट मिलने वाला है उतना ही क्यों करूँ, उससे कुछ कम पेमेंट करूँ ना। तो मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आज का 1 रुपया 5 साल बाद क्या 1 रुपये के बराबर रहने वाला है? देन नो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट का फैक्टर यहाँ पर काम करता है। तो अब हमें क्या करना है, सॉरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इंटरेस्ट लगता रहेगा। आज अगर 1 रुपया है तो हर साल उसमें इंटरेस्ट ऐड होते होते 5 साल बाद वो 1 रुपये से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अगर आज मैं 40,000 दे रही हूँ तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होगी, मतलब मुझे तो नुकसान हो गया। इसलिए मैं आज पूरे 40,000 का पेमेंट नहीं करूँगी, उस 40,000 की आज की डेट में मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी कि 5 साल बाद के 40,000 की आज क्या वैल्यू है, और उसके हिसाब से मैं गुडविल का पेमेंट करूं। तब क्या होगा कि ना तो मुझे नुकसान है ना बेचने वाले पर्सन को नुकसान है। इसलिए ये मेथड आया है एन्युटी मेथड, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ईयर्स ऑफ परचेज मेथड हो गया या फिर जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को कहीं भी ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी कैसे है। ऐसे में अगर हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है तो गुडविल किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 हमें निकालनी है, उसको हम एन्युटी फैक्टर कहते हैं। तो इसका एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है हमारा एन्युटी फैक्टर निकालने का। 1 - 100/100 + r⁴ n/r/100। r का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट पे पैसे देते हो तो आपको किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, दैट इज नो प्रॉब्लम। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए आपको एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट करना है। आप फॉर्मूला में मान रखिए आपके पास पीवी फैक्टर आएगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहा जाता है, एन्युटी फैक्टर भी कहा जाता है। इस फैक्टर को निकालने के बाद गुडविल की कैलकुलेशन होती है। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। आपका जो भी सुपर प्रॉफिट आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी फैक्टर से, जो कि हमें इस फॉर्मूला से मिलता है, हमारे पास आ जाती है गुडविल। तो ये फॉर्मूला काफ़ी टिपिकल सा लग रहा होगा आप लोगों को कि अरे इस फॉर्मूला को कब याद करेंगे, इसको हम कैलकुलेटर पे कब सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बहुत छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस में तो क्या होता है कि एन्युटी फैक्टर वैसे ही कैलकुलेट करके दिया हुआ होता है कि एन्युटी फैक्टर आपका 2.35 है या जो भी है वो आपको पहले से ही फाइंड आउट करके दिया होता है। कुछ में हमें फाइंड करना पड़ता है, तो फिर एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए हमें नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 10%। हमें बोला है 1 रुपए का 5 वर्ष के लिए प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो हमारे पास एन भी है, आर भी है, इस फॉर्मूला में रखेंगे तब भी आंसर तो आएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हमें अपने कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हम कैलकुलेटर तो यूज़ करेंगे ही। तो हमें करना क्या है, अपने कैलकुलेटर के अंदर, देखिए मैं इसमें करके बताती हूँ आप लोगों को। करना क्या है कि जो भी आपकी रेट है ना, रेट हमारी कितनी है 10%, तो 1 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.10। तो हमें क्या करना है 1 + r, यानी कि 1 + 0.1, दैट मीन्स 1.1। कितना आ गया 1.1। तो कैलकुलेटर में करना क्या है, सबसे पहले तो 1 आपको लेना है, 1 को डिवाइड करेंगे हम 1.1 से। क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1.1। उसके बाद जो इज इक्वल्स टू वाला हमारा बटन होता है उसको हमें उतनी बार प्रेस करना है जितने हमारे नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे। कितने दे रखे 5, तो हम 5 बार इसे दबाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार दबाया। उसके बाद एक बटन होता है कैलकुलेटर में GT, उसके ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब होता है ग्रैंड टोटल। हमें वो GT प्रेस करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.7907। इसको हम लिख सकते हैं 3.791। ये आ गया हमारा पीवी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। अब अगर आप इस फॉर्मूला में सारी चीज़ें रख के देखो ना, क्या रखोगे 1 - 100/100 + 10 की पावर 5/10/100। सॉल्व करके देख लो, आंसर आपका वही आएगा 3.791। तो क्या करना है, फॉर्मूला तो याद करना है, क्योंकि बुक में हमें जो नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एग्जाम में, तब उसमें तो हमें फॉर्मूला ही लिखना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसको इतना सॉल्व करेंगे उतने में तो हमारे पास 5 बार हम पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपल, वापस बता रही हूँ। अगर मान लो कि रेट 5% है, 5% का मतलब क्या होता है 0.05, देन ये क्या हो जाएगा 1.05। इस चीज को समझना। तो हम क्या करेंगे 1/1.05, 1 2 3 4 5 बोला, 5 साल के लिए कर दिया, ये टोटल कर ली, ये हमारे पास आगे 4.329। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गई चीज़ समझ में। तो ऐसे हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी, पहले तो हमें एन्युटी फैक्टर निकालना है। एन्युटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेटर पर कैसे होता है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। एन्युटी फैक्टर निकाल लो, क्वेश्चन में बहुत बार गिवन होता है, तो जब गिवन है तब तो कोई इश्यू है ही नहीं, और अगर गिवन नहीं है तो हम निकाल सकते हैं एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर। इसकी थियोरी अब खत्म होती है। तो हमने जो जो भी चीज़ें पढ़ी है उनको वापस आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए। हमने एफएमपी निकाला, सुपर प्रॉफिट, और 3 मेथड हमने पढ़े गुडविल के कैलकुलेशन करने के लिए। फर्स्ट था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जिसमें कि एफएमपी का भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल, एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारी गुडविल आ जाती थी। सेकंड मेथड हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण की विधि। उसके अंदर क्या किया जाता था, तो जब सुपर प्रॉफिट है तब तो कोई इश्यू नहीं, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, या कैपिटलाइजेशन हो गया सुपर प्रॉफिट्स का, वही गुडविल है। एफएमपी में एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू 100 करते हैं, तो ये हमारे पास आती है वैल्यू ऑफ बिजनेस।
और ये होती है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड की इतना कैपिटल होना चाहिए, उससे हम माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, वो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। अगर पॉजिटिव है तो गुडविल, नेगेटिव है तो देयर इज नो गुडविल। और थर्ड ये जो मेथड हमने पढ़ा एन्युटी मेथड, उसमें हमें एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, वरना गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो ये फॉर्मूला कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आई होप ये चैप्टर अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थियोरी हमारी सारी खत्म हो जाती है यहीं पर। अब इसके बाद जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे तब कुछ चीज़ें और आएगी, उन चीज़ों को हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हमने सीखा था, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में तो होती है लेकिन नॉर्मल बिजनेस के बैलेंस शीट्स में होती ही नहीं है। हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस वो कंपनी से रिलेटेड आएंगे। तो कंपनी में एक डिबेंचर नाम की आइटम होती है, सुना है आप लोगों ने, डिबेंचर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। डिबेंचर होता है तो उसको क्या माना जाए, क्या उसको शेयर होल्डर फंड माना जाता है या फिर उसको आउटसाइडर लायबिलिटी माना जाता है? देन डिबेंचर आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो हमारे लिए सिर्फ लोन देने वाले पर्सन्स के जैसे होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम पे डिबेंचर्स को भी हटाया जाता है। अब हम सोचते हैं कि व्यवसाय के स्वामी की बात आ रही है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी तो घटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो आपके बिजनेस के ऑनर है नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो कैपिटल का ही पार्ट है, चाहे वो हमारी कंपनी के ऑनर्स है या फिर नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कैपिटल का पार्ट होती है, शेयर होल्डर का फंड होता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम पर नहीं घटाया जाता है। उसके बाद डिबेंचर्स जो होते हैं उन पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है, पता है हमें। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे होता है फिक्स रेट से, जितने परसेंट इंटरेस्ट होता है वो परसेंट डिबेंचर्स के भी आगे ही लिखा होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिखा होता है 10% डिबेंचर, 20% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, वॉट एवर। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है ना, वो आपके प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। जब आप नॉर्मल आप अपने एफएमपी की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को माइनस करना चाहिए। अगर कर रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दे दिया कि डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट जो उसको माइनस नहीं किया हुआ है, तो हम डिबेंचर पर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास एफएमपी आएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर या इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड को हमें माइनस नहीं करना, क्योंकि हमें तो लेना क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होता है, जिसमें हम लास्ट में टैक्स माइनस करते हैं। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो लेस होना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स पर किसी तरीके के डिविडेंड को माइनस नहीं करना। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन में या तो गिवन होगी या फिर हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देन रेट ऑफ रिटर्न फॉर रिस्क, इस तरीके से आपको कुछ दे रखा है तो उनको सबको ऐड कर दो।